आपको जरा हम डिटेल में समझाते हैं कि कैसे ये विमान आगे बढ़े। 21 जून शनिवार का समय था और बीच सफर में 17 घंटे तक व्हाइटमैन AFB B2 बॉम्बर्स का ये पूरा टेक ऑफ है। ये आप तस्वीर देखिए, यहां से इन्होंने ये जो पूरा इलाका है यहां से इन्होंने टेक ऑफ किया और उसके बाद फोर्डो की बात करें या नतान्ज की बात करें या इस्फान की बात करें, इन तीनों जगहों पर ये B2 बॉम्बर्स जमकर कहर बरपाते दिखे हैं। और बड़ी जानकारी ये है कि जिस तरीके से ये गए, देखिए सऊदी अरब के ठीक ऊपर से ये गुजरते हैं, ये जो पूरा इलाका ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा है और यहां से ये फ्लाई ऑफ करते हैं ऊपर से की तरफ से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए शाम 5 बजे का समय था जब B2 बॉम्बर्स को सेंटकॉम सपोर्ट हासिल हुआ और यूएस का ये समुद्री टॉम हैक से हमला सामने आया है। आपको समझाते हैं, 6 बजे का समय था जब B2 बॉम्बर से सपोर्ट पैकेज के साथ ईरानी सीमाओं में इनकी एंट्री होती है। 6:40 से 7 बजे के बीच B2 बॉम्बर्स ने फोर्डो को टारगेट किया। ये वाला जो बेस है ये आप देख रहे हैं, ये इनका परमाणु संयंत्र का केंद्र है जिसे टारगेट किया गया और जो सबसे क्रूशियल भी बताया जाता है। शाम 7:30 बजे के करीब B2 बॉम्बर्स ने ईरानी सीमा को छोड़ दिया था, यानी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद ये ईरानी सीमा को छोड़कर आगे निकल गए थे और आसमान में ही इनकी रिफ्यूलिंग हुई। ये सब कुछ हुआ है महज 17 घंटे में। 17 घंटे में सब कुछ अचीव कर लिया गया। 22 जून का दिन रविवार को व्हाइटमैन एयरबेस पर ये वापसी कर लेते हैं, यानी 17 घंटे के अंदर ये सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर ईरानी सीमा से आराम से निकल जाते हैं और इन्हें कुछ होता नहीं बल्कि ये जो टारगेट था ये अचीव कर लेते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको अनामिका दे रही है। तो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट फोर्दो को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लेकिन नई जानकारी में ये पता चल रही है कि इस हमले की जो तैयारी थी अमेरिका पिछले 2 साल से कर रहा था और जब अमेरिका ने ईरान को मारा तो ईरान को इसकी भनक भी नहीं लगी। कैसे मार किया गया, यहाँ पर कैसे हमला किया गया अमेरिका की ओर से, रिपोर्ट में समझाते हैं। रविवार को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम बंकर बस्टर गिराए। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसीशन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर, स्टील्थ विमान शामिल हुए। रिपोर्ट्स में सामने आया कि अमेरिका ने पिछले 2 सालों से चल रही तैयारी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानकारी जमा की। अमेरिका अभी की ही तरह किसी मौके की तलाश में था। इजराइल ईरान युद्ध में उसे जैसे मौका मिला उसने इस साइट्स पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हमले की जल्दबाजी न दिखाते हुए इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए भ्रम पैदा किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 14 दिन की मोहलत दी। कुछ B2 बॉम्बर्स को जानबूझकर वेस्ट की ओर भेजा गया। ये मूवमेंट इसलिए जिससे ये केवल एक सैन्य अभ्यास लगे। मौका मिलने पर असली हमला ईस्ट से किया गया। कुछ बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया, जिसे ईरान समझे हमला प्रशांत महासागर से होगा, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से किया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बॉम्बर्स विमानों को ट्रैक तक नहीं किया। अब आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि कैसे B2 बॉम्बर्स ने ईरान को हैरान परेशान कर दिया। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से 21 जून शनिवार को 0001 हार्स पर टेक ऑफ किया B2 बॉम्बर्स ने। सभी विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया क्योंकि 17 घंटे का लंबा सफर था। 21 जून को 1700 आवर्स पर आसमान में अमेरिका के सेंटॉम कमांड से B2 बॉम्बर्स को सपोर्ट मिला। 1700 आवर्स पर ही अमेरिका ने समुद्र से टॉम हॉक मिसाइल भी लॉन्च कर दी। 1800 आवर्स पर अमेरिका के B2 बॉम्बर्स और बाकी विमान ईरान की सीमा में दाखिल हुए। 1840 आवर्स से 1900 आवर्स के बीच बॉम्बर्स ने हमला कर दिया। 1930 आवर्स पर बॉम्बर्स ने ईरान की सीमा छोड़ दी। इसके बाद
17 घंटे के लंबे सफर के लिए एक बार फिर विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया और 22 जून को सभी विमान सुरक्षित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर लौट आए। हमले से पहले इजराइल ने 9 दिनों तक ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया था। वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा था। इजराइल ने 21 जून की रात भी ईरान पर ही हमले कर दिए, जिससे ईरान उन हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा और अमेरिका को हमले का समय मिल गया। वहीं इजराइल की ओर से ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका अभी उसके साथ खुलकर नहीं आ रहा। इसको लेकर कई बयान भी सामने आए, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक करके खामने को हैरान कर दिया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और अब चलिए 11 दिनों की जंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। हमले के बीच में ईरान के विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि नहीं रोकेंगे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, बनाएंगे हम परमाणु। फसाद की जड़ जहां से ये पूरा युद्ध शुरू हुआ, अब ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, हम परमाणु बनाएंगे। हमले हुए तो क्या हुआ, हम नहीं डरेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय से यह बयान सामने आया है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान साफ कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान ने अमेरिका इजराइल को दी है धमकी। दुश्मनों के लिए भयानक रात आने वाली है। ईरान कह रहा है हमारे दुश्मनों को भुगतना होगा अंजाम। ये ईरान की ओर से जारी बयान में कहा गया है। तो जिस तरीके से कल अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया, इसके बाद ईरान की ओर से लगातार चेतावनी धमकियां दी जा रही है और ये कहा गया है अब कि हमारे दुश्मनों को भुगतना होगा अंजाम। उनके लिए भयानक रात आने वाली है, ईरान कह रहा है। यानी कि ईरान पलटवार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं बची अब। हालांकि वो हमला कैसा होगा, कितना बड़ा पलटवार होगा, प्रहार कैसा होगा, इस पर नजरें लगी हुई हैं। लेकिन ईरान की ओर से साफ कर दिया गया कि दुश्मनों के लिए भयानक रात आने वाली है। ईरान की ओर से बड़ी तैयारी यहाँ पे पलटवार के तौर पे की जा रही है। जब ईरान के पर कल हमला किया गया अमेरिका की ओर से और आज भी इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब ईरान की ओर से ये साफ कर दिया गया है, चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि जो दुश्मन है उनके लिए अब खतरनाक रात आने वाली है। तो दुश्मनों के लिए खतरनाक रात आने वाली, ऐसा ईरान कह रहा है। लेकिन आपको बताएं, इराक इरबिल असद एयरबेस 2000 अमेरिकी सैनिक जहां पर तैनात है, तो ये वो बेसेस हैं जो कहीं टारगेट पर हो सकते हैं, अमेरिका के वो बेसेस। आपको इराक की हमने जानकारी दी, अब सऊदी अरब की जानकारी ले लीजिए। फाइटर जेट 35,000 से ज्यादा सैनिक सऊदी अरब में भी अमेरिका ने जो बेस बनाया हुआ है वहां पर तैनात है। कुवैत की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर 5000 मरीन कमांडोज और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं, बहरीन में देखिए अल उबैद एयरबेस है और ये जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है जो स्टैंड बाय पर रखता है अमेरिका। जॉर्डन में भी अमेरिका का एक बेस है, जहां अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। यानी आप समझिए मिडिल ईस्ट में एक तरह से अमेरिका ने अपना जाल बिछाया हुआ है। यूएई की भी बात कर लेते हैं, ये नक्शे पे हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी हम दे भी रहे हैं। यूएई में देखिए नेवल आर्मी बेस के साथ 3 बेसेस हैं यूएई में, जहां 6000 सैनिकों की तैनाती रखी गई है। तो ये वो अलग अलग 9 अमेरिकी बेसेस हैं जो अब कहीं ना कहीं रडार पर हो सकते हैं ईरान के, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम तो बदला लेंगे और हम बदले के मूड में हम रुकने वाले नहीं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जो आपको बताएं, इजराइल के ड्रोन को मार गिराया ईरान ने। ईरान की वायुसेना ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। यानी इजराइल भी जो अटैक कर रहा है उसको डिफेंसिव मोड के साथ अब अटैकिंग मोड में ईरान लेते हुए दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो ड्रोन था इजरायली ड्रोन, उसे मार गिराया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, खुर्माबाद की ये तस्वीर है, इजरायली ड्रोन को कैसे ध्वस्त कर दिया है आसमान में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ईरान अब बहुत गुस्से में है शायद, क्योंकि अमेरिका के इस युद्ध में आ जाने के बाद अब इजराइल को जहां पर हैंड मिल रहा है, वहीं ईरान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन अकेले ही कैसे खुद को डिफेंड कर रहा है ईरान, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन पर अटैक किया गया, उसे समझा गया कि कहां पर ये अटैक होने की कोशिश हो रही है और तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायली ड्रोन को मार गिराया, कैसे आसमान से नीचे धरातल में गिर रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं।
लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े होते कि जिस तरीके से कल अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, ईरान के पास अब विकल्प क्या क्या बचे हुए, ईरान क्या कुछ कर सकता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, खामनेई के पास कितने विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प क्या है? ईरान के परमाणु मिशन पर स्थायी रोक लगाए। ये ईरान को साफ साफ पहले अमेरिका भी कह चुका है। यूएन के जरिए शांति समझौता पर हस्ताक्षर करे, ये ईरान के पास विकल्प बचा हुआ है। जो तीसरा विकल्प है वो क्या है? सत्ता छोड़कर रूस की शरण में चले जाए, क्योंकि रूस पहले से ही ईरान का समर्थन कर रहा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े, ये भी उसके पास विकल्प है कि भाई कुछ ना बचे तो वो युद्ध लड़े, इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। लेकिन इन सब विकल्पों में से ईरान की ओर से क्या विकल्प चुना जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर है कि पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए यूएनएससी की आपातकालीन बैठक हुई है और बैठक में मंथन का मुद्दा ईरान पर रहा है। जहां पे ईरान पे अमेरिका का हमला हुआ था, हमले को लेकर किस देश का आखिर रुख क्या रहा इस मीटिंग में, रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका खुलकर एंट्री कर चुका है। ईरान गुस्से से तमतमाकर लाल है। ट्रंप का साथ मिलते ही इजराइल भी पहले से ज्यादा आक्रामक है, जिसकी तस्वीरें एक दूसरे पर भीषण अटैक के रूप में सामने आ रही हैं। इस भीषण जंग के बीच ईरान की मांग और पाकिस्तान, चीन, रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई, जहां सभी देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर अपना रुख साफ किया। यूएन की बैठक में इजरायली दूत गदगद नजर आए और कहा कि दुनिया को ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने के बाद अपना पक्ष अमेरिका ने भी रखा और कहा ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकने के लिए निशाना बनाया। वो समय आ गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगी की रक्षा के लिए और अपने नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करे। दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को दूर करने के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। U.S. military strikes targeted nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat. The time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interest, to act decisively. लेकिन बात शांति की थी, सीज फायर की थी, जिसके बदले अटैक को लेकर अधिकतर देश अमेरिका की निंदा करते नजर आए। हमला ईरान पर किया गया है तो बैठक में ईरान ने अपनी आगे की रणनीति सीधे तौर पर साफ कर दी है और कहा अमेरिका ने एक बार फिर लापरवाही से नेतन्याहू की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा का बलिदान देने का फैसला किया है। परमाणु संप्रसार संधि को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हमारे सुरक्षा बल उचित समय, प्रकृति और पैमाने पर इसका जवाब देंगे। अमेरिका ने एक बार फिर लापरवाही से नेतन्याहू की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा का बलिदान देने का फैसला किया है। परमाणु अप्रसार संधि को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल आक्रामकता और गैर कानूनी कार्रवाइयों के बहाने के रूप में किया गया है। हमारे सुरक्षा बल उचित समय, प्रकृति और पैमाने का निर्धारण करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दोहरे मापदंड एक नैतिक और राजनीतिक घोटाला है। परिषद को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए और इस आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए, नहीं तो मिलीभगत माना जाएगा। रूस खुलकर इस जंग में ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यूएनएससी की बैठक में भी अमेरिकी हमले की निंदा की और ईरान में तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। साथ ही कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर जंग छेड़ दी है। कोई नहीं जानता कि इसके क्या परिणाम होंगे। बैठक में चीन और पाकिस्तान ने भी अपना रुख साफ किया। चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरानी अधिकार का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के बदले इजराइल को टारगेट करता नजर आया और ईरान पर इजरायली हमले को मूर्खतापूर्ण बताया। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के साथ हैं, यह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें ईरान पर टिकी हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। साथ ही नजर उन देशों पर भी है जो अभी तक ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।